नमस्कार बच्चों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भौतिक भूगोल का ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान के निश्चित गुणांक, है ना। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता रहता है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद इट कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ टेम्परेचर होते क्या है। आपको जैसे पता है कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु स्थानीय औसत तापमान में भारी भिन्नता पाई जाती है। कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है ना। मानचित्रों पर आपने देखा होगा तापमान क्षैतिज वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। क्षैतिज तापमान के वितरण पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनमें से जो ये मैंने लिखे हैं डिटर्मिनेंट्स, एक है, पहला है अक्षांश, दूसरा है देशांतर, ठीक है, ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड सॉरी, तीसरा है मेघ आवरण, क्लाउड कवर, चौथा है समुद्र महासागर से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ओशन, फिर है पवन, विंड, टोपोग्राफी ऑफ एंड स्लोप, अगला पॉइंट धरातल की प्रकृति तथा ढाल, और लास्ट है महासागरीय जलधाराएं, जिनको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। बच्चों, लैटिट्यूड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसी स्थान की स्थानीय स्थित, अक्षांशीय स्थित या सूर्यताप की प्राप्ति पर एक गहरा प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में विषुवत रेखीय क्षेत्र प्रदेशों में ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान नीचा रहता है। जैसा आपको सबको पता है कि सूर्य की सीधी किरणें जो है वो किस पर पड़ती है, वो मध्य रेखा पर, ठीक है। ऊंचाई, अगला पॉइंट, ऑल्टीट्यूड। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान में 6 से 4 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से कमी होती जाती है। इसलिए किसी भी अक्षांश पर सागरीय स्तर, सी लेवल पर तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट स्थित लिब्रेवली गेबॉन सागर स्तर से केवल 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ का औसत तापमान कितना है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि क्यूटो जो विषुवत रेखा के निकट है, वहाँ पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ का वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑल्टीट्यूड का भी बहुत फर्क पड़ता है, ऊंचाई का। अब आते हैं अपन, तीसरा पॉइंट है अपना क्लाउड कवर, दैट इज मेघ आवरण। बच्चों, आपको पता है कि तापक्रम के वितरण पर बादलों का प्रभाव भी भारी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार किसी भी समय आकाश का 50% भाग हमेशा बादलों से ढका रहता है। सामान्यतः यदि दिन के समय बादल हो तो तापमान कम रहता है, परंतु यदि रात के समय बादल हो तो रात का तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पर जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सबसे ऊंचे तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, नहीं होते सॉरी। इसके विपरीत कर्क रेखा पर हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित मरुस्थलों में जहाँ बादल कम रहते हैं, विश्व के सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। लीबिया में अल अजीजिया तथा कैलिफोर्निया में डेथ वैली का एवं राजस्थान में गंगानगर तथा जोधपुर में उच्च तापमान दर्ज किए जाते हैं। समझ आया। चौथे पॉइंट पे अब अपन आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र या महासागरों के संबंध में किसी स्थान की अवस्थिति भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है ना।
वास्तव में समान अक्षांश पर भूमि एवं समुद्र का विभेदकारी तापन होता है। समुद्र का जल अपनी ऊष्मा को नीचे की ओर बढ़ा सकता है या वाष्पीकरण और महासागर की धाराएं सतह तापमान को कम कर सकती है, लेकिन भूमि अपर्दनदर्शी होती है और भूमि पर सूर्य की किरणें केवल 1 मीटर तक की गहराई तक बैठ सकती है, जबकि पानी समुद्रों महासागरों में वे काफ़ी गहरे बैठती हैं। एक ही अक्षांश पर अवस्थित 2 स्थानों, एक समुद्र तट के साथ और दूसरी तट से दूर भीतरी क्षेत्र पर 2 भिन्न तापमान दर्ज होंगे। उदाहरण के लिए अपन देखो, मुंबई एक आदिलाबाद आंध्र प्रदेश लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन समुद्री तट एवं भीतरी भूमि के विभेदकारी तापन के कारण उनके मध्य वार्षिक एवं तापमान की दैनिक परिवर्तन सीमा में स्पष्ट अंतर है। मुंबई के तापमान की वार्षिक परिवर्तन सीमा केवल 6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आदिलाबाद की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीष्म ऋतु एवं जाड़े में चरम तापमान का एक विशिष्ट उदाहरण ताशकेंट नगर द्वारा दिया जा सकता है। ताशकेंट में जुलाई का मध्यम अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जनवरी के मध्य न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। तापमानों में यह अधिकतम परिवर्तन ताशकेंट के विस्तृत भूभाग का परिणाम है, क्योंकि वो महाद्वीपीय है। वास्तव में ताशकेंट सागरीय क्षेत्रों से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित है और यह ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो महासागरीय हवाओं की राह में मजबूत बाधाओं का निर्माण करते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ से इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन पवन, विंड्स। तापमान के क्षैतिज वितरण पर पवन के वेग तथा दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। सागर से आने वाली पवन तापमान को कम करने में सहायक होती है, जबकि थल के ऊष्मा भागों से आने वाली पवन तापमान में वृद्धि करती है। छठा पॉइंट है धरातल की प्रकृति तथा ढाल, टोपोग्राफी एंड स्लोप। तापमान का वितरण आप सब जैसा जानते हैं प्राकृतिक भूगोल संबंधी विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। सूर्य के सामने पड़ने वाली भूमि के ढलान को हवा की दिशा में पड़ने वाले ढलान की तुलना में अधिक सूर्य विकिरण तापमान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हिमालय के दक्षिणवर्ती ढलानों पर उत्तरवर्ती ढलानों की तुलना में अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। उत्तरवर्ती ढलान के ऊपर बर्फ हो सकती है, जबकि इसी अक्षांश पर दक्षिणवर्ती ढलान अनावृत हो सकता है। उत्तरी ढलान को कम सघन विकिरण प्राप्त होता है, जबकि सूर्य आसमान में नीचे हो जाता है। ये दक्षिणवर्ती ढलान के पहले लंबे समय तक छाया में रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध के मामले में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। पहाड़ों एवं पहाड़ियाँ का तटीय हवा के रुख वाले ढलान का सामुद्रिक प्रभाव एवं निचले ढलान की तुलना में आरोही हवा के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान होता है। यही वजह है कि मुंबई और पुणे के तापमान में काफ़ी अंतर आता है। ढलान के पहलू कई प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ों पर स्थायी बर्फ एवं हिम की ऊंचाई में एक ढलान से दूसरे ढलान की तुलना में अंतर होता है। जैसे कि पेड़ों की पंक्ति में होता है, इसी प्रकार बर्फ एवं पाले की गहराई उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं वाले ढलान में अलग होती है। ये घटनाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति भी कुछ निचली भूमियों की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महाद्वीपीय माप पर पहाड़ी श्रृंखलाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हैं का प्रभाव उनकी तुलना में बहुत अलग होता है। जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ती हैं उनका अलग होता है। हिमालय की उपस्थिति
साइबेरिया की ठंडी हवा को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है, आप सब जानते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढलान के साथ भारी वर्षा उस बाधा का परिणाम है जो ये भारत के ग्रीष्म ऋतु के मानसून की हवाओं की राह में सृजित करती हैं। लास्ट अपना जो पॉइंट है वो है महासागरीय जलधाराएं, ओशन करेंट्स। महासागरों में बढ़ते पानी को जलधारा कहते हैं और जलधाराएं गर्म पानी को ठंडे प्रदेशों की ओर तथा ठंडे जल को गर्म प्रदेशों की ओर ले जाती है। इस प्रकार जल के तापमान का प्रभाव निकटवर्ती प्रदेशों पर भी पड़ता है। खाड़ी की धारा गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है। इसका गर्म पानी 60 डिग्री उत्तर में स्थित नॉर्वे के बंदरगाहों को शीतकाल में खुले रखने के लिए सहायक रहता है, जबकि लैब्राडोर ठंडे पानी का करंट है और इसकी जलधारा कनाडा के 50 डिग्री उत्तर तक बंदरगाहों को शीतकाल में जमा दे दिए और जल परिवहन का कार्य और जहाज़ों का आना जाना भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपने देखे कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये मेरी सारी स्लाइड्स आपको समझाती जा रही है कि किस तरह से हाइट का भी इफ़ेक्ट होता है, फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट। ये देखिए समुद्र की निकटवर्ती, इन सब के ऊपर जब आपने पढ़ाई की है तो मेरे ख्याल से मेरा एक क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करेंगे कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको सॉल्व करने के बाद में मेरी तरफ से आपको थैंक यू, और अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।